नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और 8 अगस्त 2018 के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस को आज हम शुरू करेंगे एक्सप्लेन्ड पेज में इन दो आर्टिकल्स के साथ। पहला है राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन होने वाला है, तो ब्रीफ में जानेंगे कि क्या होता है डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन, क्यों हो रहा है इतने समय बाद, न्यूज़ में क्यों है। दूसरा है कि ऑक्सीटोसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार आखिर ऑक्सीटोसिन को रोकना क्यों चाहती है, इसका प्रोडक्शन बंद क्यों करना चाहती है, इंपोर्ट भी रोक दिए हैं। फिर करुणानिधि की डेथ से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, डेमोक्रेट एंड पेट्रियार्क कोलोसिस, तो इन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में है, ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है ही नहीं, आप खुद पढ़ सकते हैं। और अब काफ़ी आर्टिकल्स आने वाले हैं अगले 1-2 दिन भी उनकी लाइफ से रिलेटेड। फिर है कमीशंस ऑफ इनएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक आर्टिकल है जिसे आप ज़रूर पढ़िएगा, अरेस्ट ऑफ ए जर्नलिस्ट। इसमें समझाने लायक ज़्यादा है नहीं, बस ये इंपॉर्टेंट है कि शेख हसीना सरकार जो है बांग्लादेश में, इस वक्त वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो उन स्टूडेंट्स की बात सुनने की बजाय, उन स्टूडेंट्स की परेशानियों को सॉल्व करने की बजाय सरकार क्या कर रही है, जर्नलिस्ट्स को अरेस्ट करवा रही है। तो वहाँ पे सरकार ने जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है जो सरकार के खिलाफ बातें छाप रहे हैं या फिर ब्लॉग कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी में बहुत ही गलत ट्रेंड है। कभी भी डेमोक्रेसी में नेता को तानाशाह नहीं बनना चाहिए, तानाशाही की ओर नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुनिया के हर डेमोक्रेटिक नेता ने ये गलती कभी ना कभी अपनी लाइफ में करी है कि वो तानाशाही रवैया अपनाते हैं और अल्टीमेटली वो उससे या तो हार जाते हैं चुनाव में या फिर उनका तख्ता पलट हो जाता है। ये वाला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। गुड एलाई टू इन्वोक, डिफिकल्ट टू वॉक विद। पीटर डिसूजा यहाँ लिखते हैं कि किस तरह से गांधी के आदर्शों की याद तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उनके साथ चलना, उनको अमल लाना बहुत मुश्किल है, उनकी बातों को समझना कितना मुश्किल है। तो इसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल पॉलिटिक्स पर है, तो इसे मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको मेरे इस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस के वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और अन्य जानकारियों के लिए भी आप फेसबुक पेज पे इसे लाइक करिए और वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। पीडीएफ फेसबुक के अलावा स्टडी आईक्यू के ब्लॉग पर भी उपलब्ध रहता है, और स्टडी आईक्यू का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी इसे हम अपलोड कर देते हैं। पहला आर्टिकल है क्लैम्प डाउन ऑन ऑक्सीटोसिन, व्हाई एंड व्हाट नाउ। पहले ये समझो ऑक्सीटोसिन है क्या। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, नेचुरली सिक्रीटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है सारे स्तनधारी जीवों के अंदर, जिनमें इंसान भी शामिल है, गाय भैंस ये भी शामिल है। तो सेक्स के दौरान या फिर जब बच्चा पैदा होता है या फिर जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इन सभी एक्शंस में ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल होता है। और ऐसा कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन ही आपको प्यार वाली फीलिंग देता है। जब ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बढ़ता है तब आपको किसी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति प्यार आएगा, सोशल बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो इसीलिए इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। अब इसका जो मेन मेडिकल यूज़ है आजकल वो ये कि जब चाइल्ड बर्थ है, यानी जब बच्चा पैदा होता है, तो इसका इंजेक्शन दिया जाता है माओं को, ताकि जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो जल्दी हो और डिलीवरी फटाफट हो जाए, यानी बहुत देर तक लेबर पेन में ना रहना पड़े महिला को। इसीलिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और इससे ब्लीडिंग भी कंट्रोल होती है, जो कि माताओं में डेथ का सबसे बड़ा कारण है। चाइल्ड बर्थ के दौरान जो मृत्यु होती है उसमें सबसे बड़ा कारण एक यही होता है कि बहुत ज़्यादा खून बह जाना, तो ये उसे भी कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन। और उसके अलावा तीसरा है कि रिलीज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। कई माओं में ये देखा जाता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके बाद दूध नहीं आएगा, लेकिन अगर उसे इंड्यूस कराना है, अगर ये प्रॉब्लम है, तो ऑक्सीटोसिन इसमें बहुत हेल्प करता है। तो चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड और माँ के हेल्थ से रिलेटेड ऑक्सीटोसिन के कई उपयोग हैं मेडिकली। लेकिन ऑक्सीटोसिन के मिसयूज़ भी बहुत हैं। ऑक्सीटोसिन को कई लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है उसका, और मेनली डेयरी इंडस्ट्री में गायों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे वो ज़्यादा दूध दे सकें, क्योंकि इससे लैक्टेशन होता है, लैक्टेशन यानी दूध का सिक्रीशन होता है। तो इसीलिए गायों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे गायें ज़्यादा दूध दें, जितना ज़्यादा हो सके उतना पॉसिबली दूध उनसे निकाल लिया जाए। दूसरा, सब्जियों के अंदर भी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाने लगे हैं किसान। अब सब्जियों के अंदर इसका एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है ये अभी तक साइंस पता नहीं कर पाई है, लेकिन ये देखा गया कि जब फल सब्जियों में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए तो वो जल्दी से बड़े हो गए और साथ साथ ही दिखने में बहुत अच्छे लगने लगे। तो इसका इस्तेमाल भी बहुत होने लगा फार्मर्स के द्वारा। तीसरा है, जब छोटी बच्चियों को या जवान लड़कियों को देह व्यापार में धकेला जाता है, उस समय भी कई लोग इस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी प्यूबर्टी जल्दी स्पीड अप हो जाती है। यानी अगर कोई 12-13 साल की लड़की है, उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाएगा तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो ये भी इसका एक बहुत ही भयानक और खतरनाक इस्तेमाल है। तो यही सब कारण है कि सरकार चाहती है, मेनली ये गायों पे जो इस्तेमाल है और ये वाला जो इस्तेमाल है, इसको लेकर सरकार बहुत चिंतित है, और गवर्नमेंट चाहती है कि ऑक्सीटोसिन को
ओवर द काउंटर सेल इसकी बंद कर दी जाए। यानी दुकान, अभी क्या होता है, आप दुकान पे जाइए, आप ऑक्सीटोसिन खरीद सकते हैं कोई भी मेडिकल स्टोर पे, और बहुत सस्ता होता है, 20-30 रुपए का एक इंजेक्शन मिल जाएगा। लेकिन ये अब सरकार बैन करना चाहती है। सरकार चाहती है केवल हॉस्पिटल में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, और वो भी कोई एडमिटेड है तो केवल उसे ही ऑक्सीटोसिन उपलब्ध करवाया जाए। अब इसी क्रम में हिमाचल हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था 2016 में। तो उस जजमेंट में ये बातें लिखी गई थी कि ऑक्सीटोसिन के नुकसान क्या क्या हैं। तो ऑक्सीटोसिन मिल्क में फिल्टर हो जाता है, यानी गायों को जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं वो अल्टीमेटली दूध में आता है और वो फिर हम पी लेते हैं। और जब इंसान उस दूध को पीते हैं तो ऑक्सीटोसिन के कारण इंसान में ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, और पुरुषों में नपुंसकता है, इस तरह के लक्षण देखने को मिले। आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक है, खास करके बच्चों की आंखों के लिए, और जो महिला की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो कम हो जाती है। और फाइनली इससे टीबी के केसेस भी बढ़े हुए मिले हैं। अब ये सब किसी डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं कहा गया था या किसी मेडिकल रिसर्च में नहीं कहा था, ये हिमाचल हाईकोर्ट के जजमेंट में था। लेकिन दूसरी ओर आईसीएमआर ने एक जो स्टडी करी थी, तो इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2014 में कि एक्सोजिनस ऑक्सीटोसिन, एक्सोजिनस यानी कि बाहर से इंजेक्शन लगाया हुआ, एंडोजिनस तो मतलब होता है शरीर के अंदर और एक्सो मतलब बाहर, तो एक्सोजिनस ओटी कहते हैं इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑक्सीटोसिन को, इसके इंजेक्शन से दूध के कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर गाय को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है तो दूध की जो क्वालिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी ऑक्सीटोसिन अगर दूध में आ भी जाता है तो जब इंसान उस दूध को पिएंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो वैसे ही डिग्रेड हो जाता है। जब आप दूध पिएंगे तो जब तक हमारी आंतों में पचना शुरू होता है दूध, तब तक ऑक्सीटोसिन पूरी तरह से बिखर चुका होगा। तो हम ये कहना गलत है कि ऑक्सीटोसिन एब्जॉर्ब हो रहा है शरीर के अंदर और उससे कोई शरीर पे नुकसान है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने भी ये इन्फॉर्म किया है कि ऑक्सीटोसिन का गायों के प्रोजेनी पे यानी उनके बच्चों पे कोई असर नहीं हो रहा है। बीच में ये भी बहुत बड़ा डाउट था कि जितना ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उन गायों से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अंदर कोई खराबी हो सकती है, तो ऐसा भी कोई रिसर्च में एनडीआरआई को कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन ऑक्सीटोसिन का एक नुकसान जरूर बताया है एनडीआरआई ने, वो है एडिक्शन। यानी क्या है कि गाय को जितने ज्यादा ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाएंगे उतना उसका रिस्पॉन्स कम होगा, यानी वो नॉर्मल लेट डाउन ऑफ मिल्क नहीं होगा। फिर आप उसे ऑक्सीटोसिन नहीं लगाओगे तो वो दूध देगी ही नहीं गाय। तो एक तरह से ड्रग है ये, गाय के लिए एक एडिक्शन हो जाता है और वो नेचुरल है, किसी भी जानवर को होगा, इंसान हो जाता है। आप ड्रग्स लेना शुरू करेंगे तो आपको उसकी आदत हो जाती है। तो वैसे ही ये गायों में भी बहुत बड़ा एक नुकसान है कि एक दो बार आपने ऑक्सीटोसिन दिया तो फिर लगातार आपको ऑक्सीटोसिन गायों को देना पड़ेगा। अब जो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, ये डीटीएबी, ये सरकार को रिकमेंड करता है टेक्निकल बातें ड्रग्स को लेकर, दवाइयों को लेकर। तो इसका ये सजेशन था इस साल की शुरुआत में कि ऑक्सीटोसिन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि केवल इसे इंसान यूज कर सकें, और वो भी केवल हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में, प्राइवेट हो पब्लिक हो, यानी सरकारी प्राइवेट दोनों में कर सकें, लेकिन केवल हॉस्पिटल सेटअप में। आप बाहर काउंटर, ओवर द काउंटर जाकर मेडिकल स्टोर पे कोई भी खरीद ना पाए, ये हमें कम से कम निश्चिंत करना होगा। तो 1 जुलाई को ये कहा गया प्राइवेट कंपनीज को कि अब आप ऑक्सीटोसिन मैन्युफैक्चर बंद कर दीजिए, मैन्युफैक्चर नहीं होगा देश में। और प्राइवेट केमिस्ट जो हैं उन्हें भी मना कर दिया कि आप उसे बेच नहीं सकते। और अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने डेडलाइन 1 सितंबर कर दी है और इंपोर्ट बंद कर दिया है। 24 अप्रैल से जितना भी आयात था ऑक्सीटोसिन का वो बंद कर दिया गया है। अब भारत में केवल एक पीएसयू है जो ऑक्सीटोसिन का निर्माण करेगा, वो है कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, KAPL। ये एक सरकारी उपक्रम है और ये अब ऑक्सीटोसिन की सप्लाई करेगी। लेकिन हॉस्पिटल्स ने या डॉक्टर्स ने ये चिंता जताई है कि केवल एक कंपनी के सहारे पूरा देश कैसे चल सकता है। भारत में इतनी डिमांड है ऑक्सीटोसिन की, करोड़ों की जनसंख्या है, तो आप एक कंपनी के सहारे कैसे सप्लाई मेंटेन करोगे। और खास करके जो उत्तर भारतीय राज्य हैं वहाँ तो पहुँचने में भी टाइम लगेगा, सप्लाई में समय लगता है। तो इसलिए डॉक्टर्स ने कहा है कि थोड़ा स्टॉक ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, और ये कंपनी अभी इतना प्रोड्यूस नहीं करती है कि पूरी देश की खपत यहाँ से मिल जाए। तो ये इश्यूज हैं ऑक्सीटोसिन को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मेंस, यूपीएससी मेंस 2018 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे एक क्वेश्चन आएगा। अगला है राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन। तो गुरुवार को डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन होने वाला है और 19 बार टोटल डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन हुए हैं। खास बात यह है कि ज़्यादातर समय ये बिना किसी इलेक्शन के चुनाव हो जाता है, यानी कोई अपोज नहीं करता है, एक व्यक्ति पे सहमति बन जाती है और उसी को डेप्यूटी चेयरमैन बना देते हैं, है ना। क्योंकि पता ही होता है कि देखो किसके कितने वोट हैं, मेजॉरिटी किसे मिलेगी। राज्यसभा में तो बिल्कुल पता है, तो कोई चुनाव ज़्यादातर समय होते नहीं है। तो 19 में से केवल 5 बार ऐसा हुआ है कि चुनाव हुए हैं, 14 बार ऐसा हुआ कि बिना चुनाव के डायरेक्टली अनअपोज्ड नॉमिनेशन हो गया। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, डेप्यूटी चेयरमैन सबसे पहले अभी पिछले कौन थे, पीजे कुरियन कांग्रेस के थे। 2018 जुलाई में इनका टर्म कार्यकाल पूरा हो गया राज्यसभा का, ये रिटायर हो गए। तो आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखिए। डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन में वोट कौन करेगा, केवल राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है। तो दोनों तरफ से नाम आएंगे और
वोट होगा, तो जिसके लिए ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। आखिरी बार चुनाव कब हुआ था? 1992 में। ये वाला जो चुनाव है आप देखिए, नज़मा हेपतुल्ला तब बनी थी, तो 92 से यानी पिछले 26 सालों में एक भी चुनाव नहीं हुआ है, तो 26 साल बाद चुनाव हो रहा है। और एक दो चीज़ें और याद रखिए इसमें कि महिला डेप्यूटी चेयरमैन कितनी रही हैं। देश की सबसे पहली महिला डेप्यूटी चेयरमैन थी वायलेट एल्वा, ठीक है, और दूसरी थी नजमा हेपतुल्ला, तीसरी थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो हमारी राष्ट्रपति भी रहीं बाद में, और नजमा हेपतुल्ला फिर से एक और टर्म। तो 3 महिलाएं अभी तक डेप्यूटी चेयरमैन बन चुकी हैं राज्यसभा की, बस ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आइए कमीशंस ऑफ इनएक्शन में, तो ये आपके GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GS2 जो गवर्नेंस वाला टॉपिक है, वहाँ पे नेशनल कमीशंस के ऊपर सवाल आ सकता है। तो नेशनल कमीशंस जो है, यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये केवल एक फुट सोल्जर ऑफ फ्रिवलेसनेस का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हिंदू में एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था नेशनल कमीशन ऑफ विमेन पे, जो केरला वाला केस हुआ था, वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो कन्फेशन की प्रैक्टिस है उसे बंद कर दो। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल था, मैंने डिस्कस भी किया था, वहाँ पे ये लाइन यूज़ करी गई थी। तो राइटर ने कहा ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन है और ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फ्रिवलेसनेस कर रहे हैं, यानी बिना काम के हाथ पैर हिला रहे हैं अपने। तो इनकी आवश्यकता जो है, आवश्यकता अनुसार ये काम नहीं कर रहे हैं सारे नेशनल कमीशन, केवल महिला आयोग नहीं, जितने भी दूसरे अन्य आयोग हैं सभी। तो पहली बात ये कहते हैं कि भारत में एक तो बहुत सारे आयोग हैं और इनका सबका काम था पैरास्टेटल मतलब स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, पैरा स्टेट, यहाँ से ये शब्द बना है। इनका काम था कि देश में मानवाधिकारों का और सिविल लिबर्टीज़ का जो इम्प्लीमेंटेशन है, यानी ये मानवाधिकार, सबके राइट्स, और ये अपने काम में काफ़ी हद तक विफल रहे हैं। जो इनका काम था मानवाधिकारों की देखरेख, वो इन्होंने ढंग से किया नहीं है। अमूमन यही देखा जाता है कि इनकी मीटिंग्स होती है, प्रेस में बयान देते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ काम ज़्यादा नहीं होता है। फिर एक बेसिक सी हिस्ट्री है, वैसे अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको ये सब पता होंगे, लेकिन इस आर्टिकल में मेंशन्ड है तो एक बार फिर से मैं यहाँ बता देता हूँ कि सबसे पहले ये जो कमीशन बनाने का काम है ये कब शुरू हुआ था? 1978 में। तो सबसे पहले सेंट्रल माइनॉरिटीज़ कमीशन की स्थापना करी गई। बाद में देखो 92 में इसका नाम बदल के कर दिया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, तो अब ये NCM हो चुका है। बाद में इसका नाम बदल दिया था, ठीक है, 92 के आसपास। फिर 1978 में ही SC/ST कमीशन का गठन किया गया। उस वक्त ये दोनों SC और ST का एक संगठित होता था कमीशन, और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 92 में। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसको स्थान दिया गया 92 में, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसे मिला हुआ है। 2003 में इसे 2 हिस्सों में बांट दिया, एक SC कमीशन बनाया और एक ST कमीशन, और दोनों संवैधानिक संस्थाएं, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। 1990 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट पास किया गया और इसी के तहत 1992 में पहला महिला आयोग स्थापित किया गया। तो महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 1992 में, 1992 में। फिर उसी के बाद तुरंत देखिए एक के बाद एक बहुत सारे कमीशन बिठाए गए। तो पिछड़ा वर्ग आयोग बिठाया गया, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फॉर सफाई कर्मचारी, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। फिर 10 साल तक कोई नए कमीशन नहीं आया, लेकिन 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया गया, और 2007 में, ये वाला 2007 में है, NCPCR बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक और राष्ट्रीय आयोग बनाया जाता है 2007 में, और ये आखिरी राष्ट्रीय आयोग था। इन सभी आयोगों में जो अपॉइंटमेंट का तरीका है वो अलग अलग है। सब में, किसी में अलग चीफ जस्टिस होना ज़रूरी है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, किसी में सब्जेक्ट एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। और इनमें भी खास करके जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी और जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, यानी महिला आयोग है, इनमें जो मेंबर्स या चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो जनरली देखा गया है कि सरकार ने किसी को भी अपॉइंट कर दिया। हालांकि इसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों को अपॉइंट करना है, जैसे महिला आयोग में ऐसी महिलाओं को अपॉइंट कीजिए हु आर कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन, जिन्होंने महिला अधिकारों के लिए कुछ किया हो, जिन्हें एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में। लेकिन मेनली आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में महिला नेताएं हैं उनके लिए ये एक अच्छी पोस्टिंग या अच्छी पोस्ट बन चुकी है। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि ये जो ऑटोनॉमस बॉडी हैं, कहने को ये ऑटोनॉमस हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन इनका कार्य पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है। ये मेनली पॉलिटिकल पार्टीज़ के आदेश के अनुसार या उसकी फिलॉसफी के अनुसार चलती हैं, और जो देश के नागरिकों के अधिकार हैं उनके ऊपर काम करने का इनका जो तरीका है वो इतना अच्छा नहीं है, और ज़मीनी स्तर पर कोई खास काम नहीं हुआ है। और कह सकते हो आप स्थिति बद से बदतर ही हुई है, सुधार कुछ भी नहीं हुआ है, और इनका जो खर्चा उठाना है वो बहुत भारी पड़ रहा है। राइटर इन सभी आयोगों को सफ़ेद हाथी कहते हैं, ऐसे सफ़ेद हाथी जो बहुत ही महंगे हैं और बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है या फिर इफ़ेक्टिव नहीं है। सफ़ेद हाथी उसी को कहते हैं जो मेंटेन करने के लिए बहुत ही भारी हो। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो UPSC, SSC, बैंक, नाबार्ड, RBI, रेलवे एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, इन सभी के लिए स्टडी IQ के पेनड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं। और 15 अगस्त 2018 यानी हमारी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में
हमारी फ्रीडम सेल शुरू हो चुकी है और आप उसका फ़ायदा उठाइए। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आपको इस वक्त पर 15 अगस्त तक हमारे कोर्सेज पे रहेगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए studiiq.com। अब आते हैं हमारे आखिरी आर्टिकल पर, गुड एलाई टू इन्वोक डिफिकल्ट टू वॉक विद। तो ये महात्मा गांधी के लिए किया गया है कि पब्लिक लाइफ में आमतौर पर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी का नाम हर कोई ले लेता है, तो उनको याद करना बहुत आसान है, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स पर, उनके द्वारा बताई गई फिलॉसफी के साथ चलना बहुत ही मुश्किल है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था कि मुझे पूंजीपतियों से या इंडस्ट्रियलिस्ट से कोई डर नहीं है, मैं उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाने में नहीं झिझकता हूँ और ये देश का विकास करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन्होंने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था कि गांधी जी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे देश के विकास के लिए। बिल्कुल सही बात कही थी, गांधी जी पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं थे, गांधी जी पूंजीवाद के खिलाफ थे। गांधी जी हमेशा कैपिटलिस्ट के साथ थे लेकिन कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। और गांधी जी का ये मानना था कि जितने भी पूंजीपति हैं, बिजनेसमैन हैं, ये अपने ज्ञान का और अपनी मेहनत का जो इस्तेमाल है ये समाज को बेहतर करने में कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो घनश्याम दास बिरला, जो भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे उस वक्त, उनके घरों में या फिर उनके ही गेस्ट हाउसेस में गांधी जी जनरली रुका करते थे। खास करके जब वो दिल्ली में होते हैं या बॉम्बे में होते हैं तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे ही रुकते थे। तो ऐसा नहीं है कि गांधी जी इन लोगों से दूर जाते थे या इनके साथ फोटो खिंचवाने में शर्म आती हो। अच्छा, गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक उनकी लाइन है या उनका कोट है, उनसे एक बार पूछा गया था कि आप बिजनेसमैन को बिजनेसमैन मानते हो यानी मालिक मानते हो प्रॉपर्टी का, या फिर ट्रस्टी? ये ट्रस्टी क्या है, सबसे पहले ये समझो। तो ट्रस्टी वो व्यक्ति होता है, जैसे आपने सुना होगा ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका ये ट्रस्टी है। ट्रस्टी किसी ऐसे मेंबर को बोला जाता है जिसे आप बोर्ड में जगह देते हैं, बोर्ड का सदस्य है, उसके पास पावर है, अथॉरिटी है, रोज़मर्रा का काम संभालने की, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी ट्रस्ट है, कोई बॉडी है, संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, और उस व्यक्ति को, उस ट्रस्टी को लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप उसे जो काम है केवल उसी के लिए एडमिनिस्टर करेंगे। यानी अगर आप किसी स्कूल के ट्रस्टी हैं तो आप स्कूल में विकास, स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो केवल पढ़ाई के लिए या फिर स्कूल के विकास के लिए करोगे। वहाँ से पैसा निकाल के आप किसी और चीज़ में नहीं डाल सकते या फिर कोई और चीज़ के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये होता है ट्रस्टी का एक सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ भगवान का है और भगवान का ही दिया हुआ है, लेकिन भगवान ने दिया है सब लोगों को, ठीक है, पीपल एज अ होल, कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए सारी रिसोर्सेज इस धरती के उपलब्ध हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों के पास उस रिसोर्सेज का ज़्यादा हिस्सा आ गया और कुछ के पास कम आ गया। तो जिनके पास ज़्यादा आया है उन्हें अपने हिस्से का ट्रस्टी बना दिया गया है, यानी भगवान ने उन्हें ट्रस्टी बनाया है कि अगर देश में आज ज़मीन है, सोचो देश में हज़ारों लाखों बीघा ज़मीन है, अगर किसी के पास 200 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 1000 बीघा ज़मीन है और एक आम आदमी के पास केवल 50 बीघा ज़मीन आती है, तो ये जो 1000 बीघा वाला व्यक्ति है इसे भगवान ने ज़्यादा दे दिया है, यानी ज़्यादा दिया है। तो इसका ये काम है कि ये अपने बाकी के 950 बीघा का ट्रस्टी की तरह काम करे, यानी उसका सारा पैसा या सारी जो उपज है वो अपने तक ही ना सीमित रखे, बल्कि समाज के हित के लिए उपयोग करे। तो ये ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने अपनी स्पीच में दिया था। अच्छा, ये जो कोट है, ये जो स्पीच है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें बाहर आती है। पहला, ये गांधी जी का मानना था, मतलब गांधी जी ने अपना आइडिया शिफ्ट कर लिया था। पहले गांधी जी पूंजीपतियों के थोड़ा सा खिलाफ हुआ करते थे शुरू में, बाद में उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट जब बदला तो 3 चीज़ें इन्होंने इसमें, हम 3 चीज़ें इससे इन्फर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहला ये कि जो भी अमीर आदमी है, रिच पर्सन है, कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, वो मालिक नहीं है, ओनर नहीं है, वो ट्रस्टी है। यानी मालिक होने की बजाय वो अपनी धन संपदा का ट्रस्टी है। और ये जो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है ये किसके पास है? भगवान के पास है। जितनी भी ओनरशिप है वो भगवान की है। मालिक, जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना भी पैसा दुनिया में, सब कुछ भगवान का है और हम केवल उसे अपने पास रख रहे हैं भगवान की तरफ से। हम केवल एक ट्रस्टी का काम कर रहे हैं और जिनके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा बड़े ट्रस्टी हैं, उन्हें समाज का ध्यान रखना है। अब प्रॉब्लम बस ये है कि जिसके पास ज़्यादा है वो कितना अपने पास रखे। यानी जैसे सोचो आज अंबानी के पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो मुकेश अंबानी कितना अपने पास रखें, बिलोंग्स टू द कैपिटलिस्ट, और कितना पैसा उन्हें समाज के लिए या भगवान के लिए एज अ ट्रस्टी अलग रखना है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा अलग है। गांधी जी ने ऐसा कहा था कि जैसे जिसके पास 100 रुपए हैं तो भाई 50 अपने लिए रख लो, 50 समझो कि समाज का है। लेकिन जिसके पास 1 करोड़ है तो वो ऐसा नहीं है कि 50 लाख अपने पास रख लेगा, नहीं, उसे भी केवल अपने पास 1 लाख रुपए रखने चाहिए। बाकी 99% अपनी जो धन संपदा है वो आप ये समझो कि समाज की है, दुनिया की है। अब चैलेंज बस आज की तारीख में यही है कि ये परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा कि 1 करोड़ में से 1% रखना है या नहीं। अब राइटर का यहाँ कहना है कि ये जो 1% वाला आइडिया है ये बिल्कुल फॉलो किया जा सकता है। जैसे एक वॉरेन बफे हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक, बर्कशायर हैथवे के मालिक,
तो वॉरेन बफे रिटायर होने के बाद इन्होंने सीधा कह दिया था कि मेरी 99% जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, मैं डोनेट कर दूंगा, और इन्होंने केवल 1% रखा है। आप इनका घर गूगल करके देखना एक बार, वॉरेन बफे का। बिल्कुल आम आदमी का घर होता है ना, छोटा सा 3-4 कमरों का, वैसा एक घर है, उसमें रहते हैं, सिंपल सी गाड़ी चलाते हैं। इनके पास कोई महंगी गाड़ी भी नहीं है, ना कोई फरारी, ना कोई लैम्बोर्गिनी, एक आम फोर्ड गाड़ी चलाते हैं ये। और वॉरेन बफे ने केवल अपनी 1% जायदाद या फिर पैसा जो है, जो इन्होंने ज़िंदगी में कमाया, वो अपने पास रखा और 99% डोनेट कर दिया। तो जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था ना, वो आज भी वैलिड है, यानी आज भी प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। फिर गांधी जी ने ये कहा कि ये एक और कोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, एक बार पॉज करके इसे पूरा पढ़ लो, ठीक है, फिर वापस इसे सुनना। गांधी जी ने कहा कि मैं एक ऐसे समाज को देखता हूं जहां पे सभी पैदा तो एक बराबर हुए हैं, इक्वल हुए हैं, और सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन सबकी क्षमता एक समान नहीं है, सबकी क्षमता अलग अलग है। तो इसीलिए ये जो बराबरी का कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सब बराबर हों दुनिया में, सबके पास बराबर पैसा है, ये पॉसिबल नहीं है। जिनके पास ज़्यादा टैलेंट है वो ज़्यादा टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ये एक प्रैक्टिकल सी बात है। लेकिन उन्हें अपने टैलेंट का इस्तेमाल समाज के हित के लिए करना चाहिए, ना कि समाज के खिलाफ। और अगर आपने उससे पैसा कमाया है तो आप ट्रस्टी की तरह काम करो, यानी फिर से अगर आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया है तो आप ऐसा नहीं कि 1 करोड़ रुपया उड़ा दो, आप ये सोचो कि भाई मैंने 70-80 लाख तो समाज में खर्च करने के लिए कमाए हैं। आपका काम तो 20-30 लाख साल में कमा लो, बहुत आसानी से चल जाएगा, बहुत अच्छी इनकम है। तो जिसने हज़ारों करोड़ कमाए हैं उसको भी यही सोचना चाहिए कि मैं तो केवल एक ट्रस्टी हूँ, मेरे को अपने टैलेंट का, अपने इस पैसे का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करना है। गांधी जी ने कहा, आई विल अलाउ अ मैन ऑफ इंटेलेक्ट टू अर्न मोर, आई वुड नॉट क्रैम्प हिज टैलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन से साफ झलकता है कि गांधी जी पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं थे, कि मैं किसी के टैलेंट को नहीं रोक सकता। आप ये नहीं कर सकते कि कोई टैलेंटेड व्यक्ति है, वो कमा रहा है, तो आप उसके खिलाफ कोई नियम, कायदे, कानून ऐसे बना दो कि वो कमाना बंद कर दे। आप किसी के टैलेंट को रोक नहीं सकते। जिसके अंदर ज़्यादा दिमाग है, क्षमता है, वो कमाएगा, लेकिन उसकी ज़्यादातर कमाई जो है वो गुड ऑफ द स्टेट के लिए जानी चाहिए। और आप देखोगे कि भारत में यही कॉन्सेप्ट चलता था, और पहले इनकम टैक्स की रेट्स बहुत हाई हुआ करती थी। जो 1 करोड़ रुपए कमाता है एक समय में, उसको इनकम टैक्स लगभग 50, 70, 80 लाख तक का इनकम टैक्स भरना पड़ता था। जी हाँ, ये बात कर रहा हूँ मैं 50 और 60 के दशक की। तब टैक्स के रेट बहुत हाई हुआ करते थे, जो हायर टैक्स ब्रैकेट में, इसीलिए लोग टैक्स की चोरी करने लगे, क्योंकि उन्हें बहुत टैक्स देना पड़ता था। अब जाकर ऐसा हुआ है कि मैक्सिमम 30% टैक्स स्लैब आ गया है, पहले 70-80% तक भी हुआ करता था, और आज भी कई देशों में है, दुनिया के कई देशों में इतने ऊंचे ऊंचे टैक्स स्लैब हैं। तो गांधी जी ने कुल मिलाकर ये कहा कि जो भी ज़्यादा पैसा कमा रहा है इंटेलेक्ट से, यानी जो पूंजीपति है, उसे हमें कन्वर्ट करना होगा मालिक से ट्रस्टी में, यानी उसे कन्वर्ट करो ओनर से ट्रस्टी बनने के लिए। और हमारा हथियार केवल कन्वर्जन हो सकता है। हम किसी के ऊपर कानून लागू नहीं कर सकते कि आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो 90 लाख डोनेट करो, टैक्स में भरो, नहीं। हमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। आप अहिंसात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें प्रेम से समझा के कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि भाई साहब, आप करोड़पति हो, पूंजीपति हो, आपके पास टैलेंट अच्छा है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करो। हाँ, अगर कोई बहुत ही आवश्यकता आ पड़ती है तब जाके आप कानून बनाइए, लेजिस्लेशन बनाइए, लेकिन जब तक आप लेजिस्लेशन बना दोगे तो भी लोग उसके आसपास लूप होल ढूंढ लेते हैं। तो जब तक आप किसी को समझा के कन्वर्ट नहीं करते तब तक कानून का भी कोई फ़ायदा नहीं है। सही बात है, जैसे इंडिया में टैक्स रेट इतना हाई था तो लोगों ने अपनी कंपनियों को रजिस्टर बाहर करवाना शुरू कर दिया। लोग ऑन पेपर ट्रांजैक्शन नहीं दिखाते थे, ब्लैक मनी के रूप में पैसा कमाने लगे। तो ये सारे तरीके थे जिससे लोग टैक्स बचा लेते थे। तो कैपिटलिस्ट मस्ट फोकस ऑन ट्रस्टी इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट का फोकस हमेशा होना चाहिए ट्रस्टी बनने की ओर, ना कि पूंजीपति या ओनर बनने की ओर। मैंने आपसे कल जो सवाल पूछे थे उसके आंसर ये हैं। कोलेजियम, याद रखना, किसी भी आर्टिकल में कोलेजियम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आर्टिकल 124 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, लेकिन वहां पे कोलेजियम शब्द का इस्तेमाल नहीं था। ये बाद में कॉन्सेप्ट आया था सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस केसेस हुए हैं उनके द्वारा। एनजेएसी जो है वो 99th अमेंडमेंट था जब वो पास हुआ था। नंबर में देखो कई बार फर्क होगा, आप कई जगह इसे 121 भी पढ़ोगे। देखो जब ये आता है एज अ बिल तब ये 121वां था, लेकिन जब पास हुआ तब ये 99 था, क्योंकि अभी तक केवल इतने ही हुए हैं, 100 के आसपास ही अमेंडमेंट पास हुए हैं। अमेंडमेंट लाए तो बहुत सारे गए हैं, लेकिन पास इतने ही हुए हैं, 20-30 फेल हो चुके हैं। क्वाड में, यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखना, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 देश हैं, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। और ये 2007 में पहली बार इसकी बात करी गई थी, लेकिन उस वक्त ये ठंडे बस्ते में चला गया। अब फिर से 2018 में चर्चा शुरू है कि क्वाड को एक डायलॉग की तरह शुरू किया जाए। आज के लिए आपके क्वेश्चंस हैं, मुझे ये बताइए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में कितने सदस्य होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स बताना है आपको, ठीक है। चेयरमैन कितने हैं, मेंबर कितने हैं, अच्छे से बताओ।
फिर आप गांधी जी द्वारा लिखी गए सारे अखबारों के नाम मुझे बताओ, जर्नल या अखबार जो गांधी जी छापते थे उन सबके नाम मुझे चाहिए कमेंट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बार बार पूछे जाते हैं जो बड़े बड़े नेता हैं उनके अखबार। तो गांधी जी के सारे अखबारों के नाम मुझे लिख के बताओ। और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले कम से कम 4 हार्मोन के नाम बताओ। साइंस अच्छे से पढ़ी है तो 3 या 4 तो लिख ही दोगे, वैसे 4 से ज़्यादा होते हैं, अगले लेक्चर में बताऊंगा कौन कौन से हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और इस लेक्चर को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप टेलीग्राम पर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।